नमस्कार, मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे, फिजिक्स डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ से। मैं अपने लेजर्स के ऊपर में लेक्चर की सीरीज में आज ये मेरा 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो है 3 लेवल लेजर सिस्टम। और इस 3 लेवल लेजर सिस्टम में जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको डिराइव किया है, तो वो हमारे ये फॉर्मूले होंगे। एक है अल्फा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, दूसरा है थ्रेशोल्ड कंडीशन N2 - N1 ग्रेटर देन दिस मच, एक है रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, और एक है रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएशन और एनर्जी डेंसिटी के बीच में। तो अब हम सबसे पहले 3 लेवल लेजर सिस्टम पर जाने के पहले हम ये देखना चाहते हैं कि क्या 2 लेवल लेजर सिस्टम पॉसिबल है। तो हम इसके लिए 2 लेवल लेजर सिस्टम, एक ऐसा एम्प्लीफाइंग मीडियम कंसीडर करते हैं जिसमें सिर्फ 2 एनर्जी लेवल्स हैं, E1 और E2, और दोनों में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है N1 और N2। तो ऐसे 2 लेवल्स को हम कंसीडर करते हैं और फिर ये कहते हैं कि अ रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एनर्जी डेंसिटी U is incident on this amplifying medium or system. So what will happen? Atoms will absorb the radiation and are excited to the upper level. Number of atoms per unit volume per unit time absorbing the radiation will be this formula that we have already used. Gamma 12 is equal to pi square C cube by H cross omega cube N naught cube 1 by T spontaneous U G omega N1 short में is equal to W12 N1, where W12 we can write like this. W12 is equal to pi square C cube H cross omega cube N naught cube into 1 by T spontaneous U into G omega. Now, so the number of atoms undergoing stimulated emission per unit volume, gamma 21 is equal to WT1 N2 या W12 N2. अब गौर करना है कि जब हम एटम्स को E1 लेवल से एक्साइट करके E2 पर भेजेंगे, there will be 2 ways in which the atoms can come down to the ground state, E1 लेवल। एक है स्टिमुलेटेड एमिशन, तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन हम इस फॉर्मूले से लिखेंगे, और दूसरा है स्पॉन्टेनियस एमिशन। और स्पॉन्टेनियस एमिशन 2 तरह से हो सकता है, एक रेडिएटिव ट्रांजिशन में जिसमें हर एक ऐसे ट्रांजिशन में फोटॉन्स रिलीज होगा, और दूसरा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में जिसमें कोई फोटॉन रिलीज नहीं होगा। सो नेट ट्रांजिशन रेट जो स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण होगा वो होगा T21 is equal to A21 plus S21. Now, so the number of atoms per unit volume undergoing transitions from E2 to E1 per second is T21 is equal to A21 plus S21. Now these are the 2 levels we are talking about. ये 2 एनर्जी लेवल हैं, E1 जिसमें N1 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E2 जिसमें N2 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इनमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन यानी E1 और E2 में आने और जाने वाले एटम्स का पॉपुलेशन रेट किस तरह से चेंज होता है, इसका लेखा जोखा ही रेट इक्वेशन कहलाता है। तो हम E1 और E2 दोनों के लिए रेट इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। पहले हम E2 पर चलते हैं। सो ये है dN2 dt इज इक्वल टू, हमने माना यहाँ पर क्या है, W12 N1, ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, यानी इतने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम नीचे से ऊपर जा रहे हैं E2 पर, तो ये प्लस होगा E2 के लिए। बट स्टिमुलेटेड एमिशन से W12 N2 नंबर ऑफ एटम्स E2 से E1 पर आ रहे हैं, इतना माइनस होगा। सो नेट एटम्स बिकॉज ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन विल बी W12 N1 minus N2। नाउ रेट ऑफ जो हमारा स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन पर यूनिट वॉल्यूम है वो है T21। तो T21 N2 जो है ये हमारा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है, क्योंकि E2 से E1 पर है तो E2 पर ये माइनस होगा। सो dN2 dt इज इक्वल टू W12 N1 minus N2 minus T21 N2। दिस इज द रेट इक्वेशन ऑफ एनर्जी लेवल E2। सिमिलरली एनर्जी लेवल E1 का रेट इक्वेशन क्या होगा, जो E2 के लिए प्लस है वो E1 के लिए माइनस, जो E2 के लिए माइनस है वो E1 के लिए प्लस। आप देख सकते हैं कि यही चीज को हमने माइनस के साथ में यहाँ लिखा, और ये चूंकि स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन से E2 से E1 पर आया तो E2 के लिए माइनस हुआ तो E1 के लिए प्लस हो गया। तो दीज आर द रेट इक्वेशंस। नाउ टोटल नंबर ऑफ एटम्स चूंकि कांस्टेंट है, इसलिए d dt of N1 plus N2 will certainly be 0. So N1 plus N2 is equal to constant is some N. Now
स्टेडी स्टेट में क्या होगा, किसी भी एनर्जी लेवल पर जितने सारे एटम्स पर सेकेंड आएंगे उतने ही सारे एटम्स उस लेवल को पर सेकेंड छोड़ेंगे। सो हम कह सकते हैं dn1 dt is equal to 0, dn2 dt is equal to 0। तो अगर पहले वाले एक्सप्रेशन में dn2 dt वाले में अगर हम इसको 0 सेट कर देते हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं w12 n1 minus n2 is equal to t21 n2, यानी परिणाम क्या होगा, n2 by n1 is equal to w12 by w12 plus t21। अब यहां देखना है w12 t21 दोनों पॉजिटिव हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर है, इसलिए n2 हमेशा ही n1 से स्मॉल होगा। यानी आप चाहे जितना पंपिंग कर रहे, डू व्हाटसोएवर काइंड ऑफ पंपिंग यू कैन, बट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन E2 विल ऑलवेज बी लेस देन दैट इन E1। यानी हम चाहे जो भी कर लें, पॉपुलेशन इन्वर्जन हम क्रिएट नहीं कर सकते, और क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो इसलिए लेजर एक्शन नहीं होगा। यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 लेवल लेजर सिस्टम संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो लेट अस गो एंड मेक अ ट्रांजिशन टू द 3 लेवल लेजर सिस्टम। 3 लेवल लेजर सिस्टम में क्या होगा, 3 एनर्जी लेवल्स होंगे, E1 E2 E3, और तीनों में नंबर ऑफ एटम्स होंगे n1 n2 n3, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या करते हैं हम E1 एनर्जी लेवल से एटम्स को पंप करके E3 पर भेजते हैं। E3 में एटम्स रैपिड ट्रांजिशन करके E2 पर आते हैं। एनर्जी लेवल E2 मेटा स्टेबल स्टेट है, यानी इसका लाइफ टाइम कुछ है, यानी एटम्स E2 पर आने के बाद कुछ देर तक रुकते हैं, और चूंकि कुछ देर तक रुकते हैं इसलिए आसानी से E2 और E1 के बीच पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो सकता है। ये हमारा फिगर है 3 लेवल लेजर सिस्टम का। You can see that we are pumping atoms from E1 to E3, from where they are making rapid decay to E2. They are staying here for some time. We are sending a photon as is feedback, stimulus, whatever you can say, that is in making these atoms to make transition to the ground state E1 by stimulated emission, and in that process these atoms are emitting photons, and these photons are all in same phase, and they are all in the same phase as this incident photon. More so, the state of polarization of all the photons is the same, and that is how we get an amplified signal out of a small signal set. So this is the process of, this is the basic principle of a 3 level laser system. So what I have said, when external photons having frequency omega E2 minus E1 by H cross, यानी exactly इसके बराबर का E2 minus E1 by H cross, यानी इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ओमेगा जो होगा उतने ही फ्रीक्वेंसी का हमने फोटोन भेजा था। When external photons having frequency omega is equal to E2 minus E1 by H cross are allowed to interact with amplifying medium in the excited state, the stimulated emission occurs between E2 and E1, producing laser. Now E2 is known as upper laser level, E1 is known as lower laser level. Upper level energy level E3 is not a laser level, only E1 and E2 are laser level. So E3 can be a broad level or a group of broad levels, यानी इसमें एनर्जी का विड्थ कुछ हो सकता है, जिससे कि हम एक ब्रॉडबैंड लाइट सोर्स से भी पंपिंग आसानी से कर सकते हैं। हेवी फ्लक्स ऑफ एटम्स, ज्यादा एटम्स को हम ब्रॉडबैंड में भेज सकते हैं एनर्जी लेवल E3 पर। नाउ लेट अस कंसीडर रेट इक्वेशन। आपने एक पिक्चर दिखाया है, ये एक बार फिर से 3 लेवल लेजर सिस्टम का, और हम E3 का रेट इक्वेशन लिखते हैं। हमने क्या लिखा, dn3 dt। हमने माना कि WP जो है पंप रेट है E1 से E3 के बीच। So E1 से E3 पर जो नंबर ऑफ एटम्स पर सेकंड जाएंगे WPN1 होंगे, और नंबर ऑफ एटम्स जो E3 से E1 पर आएंगे वो WPN3 होंगे। सो नेट एटम्स जो E3 पर पहुंचेंगे W1N1 WPN1 माइनस N3 होगा, और यहां से जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा वो होगा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन T3 to N3। ना यहां आप देखें WP रेट ऑफ पंपिंग पर एटम फ्रॉम एनर्जी 1 to 3, और T32 जो हमारा है रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है पर एटम। अगेन A32 प्लस S32 रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव। T32 गौर करिएगा, जब हमने एक्सप्रेशन 1 dn3 dt निकाला
तो T31N3 को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन E3 से E1 के बीच में नेग्लिजिबल है। Now let us go for dN2 dt, that is rate equation for energy level E2. हमने E1 और E2 के बीच में रेट ऑफ पंपिंग को W1 माना, तो नेचुरली ऊपर की तरह से हम लिख सकते हैं W1 N1 minus N2, और जो E3 से E2 पर हमारा स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन से आया था और इक्वेशन 1 में माइनस T32N3 था, वो यहाँ पर T32N3 हो जाएगा, और E2 से E1 पर जो हमारा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा वो होगा T21N2। सिमिलरली dN1 dt अगर हम लिखेंगे, बहुत सिंपल वे में आपको समझना है कि जो हमने 1 से 3 पर भेजा था वो अगर 3 के लिए पॉजिटिव था तो 1 के लिए नेगेटिव हो गया, यानी पहला टर्म विद नेगेटिव साइन है WP N3 minus N1 जो कि इक्वेशन 1 में है। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में जो हमने लिखा था W1 N1 minus N2, वो हमारे E1 के लिए माइनस साइन के साथ माइनस W1 N1 minus N2 हो जाएगा, और जो E2 से स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन रेट T21N2 जो E1 पर आया वो E1 के लिए प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे 3 रेट इक्वेशंस हो गए, एंड वी विल प्रोसीड फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस। यहाँ क्या है, एक W1 डिफाइन किया जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन बिटवीन लेवल्स 1 एंड 2। यहाँ W1 में I1 भी है, ध्यान रखिएगा, W1 is directly proportional to I1. So I1 is the intensity of radiation in the transition to 2. चूंकि E2 और E1 हमारे लेजर लेवल्स हैं, तो इनके लिए हमने अलग से डिफाइन किया, चाहे W1 हो, चाहे I1 हो, और चाहे G1 ओमेगा हो, जो कि लाइन शेप फंक्शन डिस्क्राइबिंग द ट्रांजिशन बिटवीन लेवल्स 1 एंड 2 है। अगर अच्छा लेजर होगा तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो हमारा रेडिएटिव हमारा ट्रांजिशन होगा वो बहुत ग्रेटर होगा नॉन रेडिएटिव से, सो A21 विल बी मच ग्रेटर देन S21। व्हाट विल हैपन एट स्टेडी स्टेट, अगेन dN1 dt is equal to 0, dN2 dt is equal to 0, dN3 dt is equal to 0. Now what we have, एक्सप्रेशन 1 थे जहां dN3 dt था, that was equal to 0, उसको 0 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा WP N1 minus N3 is equal to T32 N3। यहां से हमने N3 निकाल लिया, WP by WP plus T32 N1, और करिएगा यहाँ N3 हमने N1 के टर्म में निकाला। अब हमने एक्सप्रेशन 2 यूज किया, 5 यूज किया एंड 6 यूज किया। नाउ 2 हमारा क्या एक्सप्रेशन था, एक बार फिर से हम विजिट कर लेते हैं। 2 था हमारा रेट इक्वेशन फॉर E2, तो 2 को हमने क्या किया, इस वाले से 5 से हमने उसको 0 कर दिया, और 5 से 0 करने के बाद में हमने 6 को यूज किया, उसमें N3 का वैल्यू रखा, तो हमने ये एक्सप्रेशन पाया। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें पाया, तो इसमें हमने क्या किया, N2 को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ N1। नाउ गौर करिए, यहां पर हमने N3 को N1 के टर्म में निकाला और यहां N2 को N1 के टर्म में निकाला। गौर करिएगा, E2 और E1 ये लेजर लेवल्स हैं। अब E2 E1 लेजर लेवल्स हैं, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन N2 माइनस N1 होगा, यानी इस N2 में से हम N1 को माइनस कर दें तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। तो अगले स्टेप में देखते हैं, और N का वैल्यू N1 प्लस N2 प्लस N3 है, तो हमने निकाला N2 माइनस N1 और टोटल L से हमने डिवाइड कर दिया, वी आर गेटिंग एक्सप्रेशन 10। और एक्सप्रेशन 10 की खूबी क्या है, 10 में जो ये टर्म है वो नेगेटिव है, तो नेचुरली अगर हमें एक पॉजिटिव पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए तो T3 को ग्रेटर देन T32 को ग्रेटर देन T21 होना पड़ेगा, लेकिन चूंकि एक और नेगेटिव है तो ये मच ग्रेटर देन इतना होगा, तभी ओवरऑल न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव होगा। यानी फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन टू बी पॉजिटिव, T32 शुड बी मच ग्रेटर देन T21। यानी गौर करिए, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल E3 टू E2 शुड बी मच ग्रेटर देन रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल 2 टू 1। यानी हम इसको लाइफ टाइम में कन्वर्ट कर दें तो रिवर्स हो जाएगा, लाइफ टाइम ऑफ एनर्जी लेवल 3 मस्ट बी मच स्मॉलर देन द लाइफ टाइम ऑफ एनर्जी लेवल 2। Now when this condition is satisfied, the minimum population rate, pumping rate required to achieve population inversion can be obtained। यानी मिनिमम हमारा क्या होगा पंपिंग रेट, जब पॉजिटिव ऊपर का 0 के बराबर होगा। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, जब मिनिमम के लिए WP को WPT कह दिया तो अपर जो हमारा न्यूमरेटर है वो 0 हो गया।
यहां से हमने निकाला WPT इज इक्वल टू दिस T32 T21 by T32 minus T21. अब यहां से अगर T32 मच ग्रेटर देन T21 है तो डिनोमिनेटर में से T21 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो T32 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल होगा, तो WPT will be nearly equal to T21. So for T32 much greater than T21, we have rate of pumping is nearly equal to rate of a spontaneous transition from 2 to 1. अगर हम उसी अप्रोक्सीमेशन को एक बार फिर से यहां पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, T21 को नेग्लेक्ट कर दिया T32 के कंपैरिजन में, और डिनोमिनेटर में भी 2WP T21 बहुत स्मॉल होगा, उसे भी हटा दिया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा WP माइनस T32 डिवाइडेड बाय जो पहले का टर्म हमारा था उसमें से बीच का हटा के ये बचा WP माइनस T21 इंटू T32 बाय 3WP प्लस 2T32 W1 plus WP plus T21 into T32. Now, अब हमने इसको डिवाइड किया T32 WP plus T21, और आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, ये N2 minus N1 by N is equal to WP minus T21 by WP plus T21 divided by 1 plus 3WP plus 2T32 by T32 WP plus T21 W1. Now, what will happen? अब गौर ये W1 जैसे मैंने बताया था कि it was directly related to I1, directly proportional था। तो थ्रेशोल्ड के नीचे इंटेंसिटी I1 स्मॉल होता है, इंटेंसिटी I1 स्मॉल होगा तो W1 स्मॉल होगा। W1 अगर बहुत स्मॉल होगा तो 1 के कंपैरिजन में सेकंड टर्म डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो नेचुरली we can write down this, यानी below threshold we have N2 minus N1 by N is equal to WP minus T21 by WP plus T21, क्योंकि एक्सप्रेशन 14 में डिनोमिनेटर सिर्फ 1 बचेगा। So thus when W1 is small, that is when intensity of radiation corresponding to laser transition is small, जो कि हम एक्सप्रेशन 4 में दिखा चुके हैं, यहाँ भी है, then population inversion is independent of I1. And thus there is an exponential amplification of the beam, यानी इंडिपेंडेंट होगा I से, तो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा इंटेंसिटी। As the laser starts oscillating, W1, अब लेजर का ऑसिलेशन शुरू होगा, इंटेंसिटी बढ़ने लगेगा तो W1 बढ़ेगा। W1 जब लार्ज होगा तो इससे क्या होगा, W1 डिनोमिनेटर में है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन N2 माइनस N1 स्टार्ट वो रिड्यूस करना शुरू हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी सिर्फ एक्सपोनेंशियली बढ़ता नहीं चला जाएगा, बल्कि जब इंटेंसिटी थोड़ा वैल्यू ऊपर चला जाएगा तो उसके बाद में जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी है वो हमारा सैचुरेट करने लग जाएगा। When laser oscillates under, तीसरा पार्ट क्या है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में जब लेजर हमारा ऑपरेट करता है क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट लेजर ट्रांजिशन इंक्रीजेस टू सच अ वैल्यू that N2 minus N1 is same as the threshold, यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब है थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन पर वो पहुंच जाएगा। Now, for a population inversion N2 minus N1, the gain coefficient of laser system, एक बार फिर से मैं पुराने वाले को कोट करूं जो पहले भी डिराइव कर चुके हैं, शुरू वाले में हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में आज ये फॉर्मूला दिखाया था। सो अल्फा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गेन कोएफिशिएंट को हम ऐसे लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एन नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 बाई टी स्पॉन्टेनियस जी ओमेगा N2 माइनस N1। नाउ यहाँ पर N2 माइनस N1 हम अभी जो हमने डिराइव किया उस वाले फॉर्मूले से हम ले सकते हैं। So alpha can be written as alpha is equal to alpha naught 1 plus 3WP plus 2T32 by T32 WP plus T21। गौर करिएगा यहाँ पर जो अल्फा नॉट का जो वैल्यू हम लिखेंगे वो सारी की सारी चीजों को हमने एक में इंक्लूड कर दिया। सो अल्फा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर सी स्क्वायर एन नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 by T spontaneous G omega N into in the numerator WP minus T21 by denominator WP plus T21। ये हमारा अल्फा नॉट हो गया, इससे अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट पर ये फॉर्मूला निकल गया। सो अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा नॉट बाय 1 प्लस I1 बाय IS G टिल्डा ओमेगा,
यहाँ पर अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में कि जी टिल्डा ओमेगा हमने नया एक लाइन शेप फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है और I1 हमारा इंटेंसिटी है और बाकी जितने फैक्टर्स हमारे डिनोमिनेटर में थे सबको मिला करके हमने IS यानी सैचुरेशन इंटेंसिटी कहा और वो IS का जो वैल्यू हमारा होगा वो इतना होगा, यानी IS इज इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा क्यूब N नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर C स्क्वायर A21 G ओमेगा नॉट और न्यूमरेटर में T32 WP plus T21 by denominator 3WP plus 23T32 ये हमारा निकला, यानी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट बाय 1 प्लस I1 बाय IS जी टिल्डा ओमेगा। ठीक है, अब जी टिल्डा ओमेगा जो हमने इंट्रोड्यूस किया है लाइन शेप फंक्शन वो ऐसे करते हैं, दिस इज नॉर्मलाइज सो दैट इट कैन हैव वैल्यू ऑफ यूनिटी, यानी जो हमारा सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है जिसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पर इस नए लाइन शेप फंक्शन जी टिल्डा ओमेगा का वैल्यू 1 हो जाएगा और दिस कैन बी रिटन एज जी टिल्डा ओमेगा इज इक्वल टू जी ओमेगा बाय जी ओमेगा नॉट। Now since g omega is less than equal to g omega naught, it will be equal to g omega naught only at omega is equal to omega naught. Hence हम कह सकते हैं कि g tilde omega is greater than 0 but less than 1. Now let us consider, अब गौर करिएगा, g tilde omega is 1 at omega is equal to omega naught और हम अभी कंसीडर क्या कर रहे हैं, एक मोनोक्रोमेटिक वेव ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर आता है और ये 2 लेजर लेवल्स के साथ में इंटरैक्ट करता है। So incoming frequency omega naught है, central frequency omega naught है, naturally g tilde omega will become 1. So if g tilde omega is equal to 1, so you can understand from this formula that अगर g tilde omega 1 हो गया तो हमारे पास फॉर्मूला बचा alpha is equal to alpha naught 1 plus I1 by IS for this incident radiation of frequency omega naught. So g tilde omega here is 1. So let us go forward once more. अगर इंटेंसिटी हमारा I1 वहां पर मीन कर रहे हैं, I is very much less than IS, आप समझ सकते हैं, then what will happen, delta n will become independent of intensity. आप देखिए अगर I1 का वैल्यू IS से बहुत छोटा होगा तो नेचुरली हमारे पास में डिनोमिनेटर में जो हमारा सेकेंड टर्म है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो नेचुरली इसका मतलब है, और अल्फा किससे जुड़ा हुआ है, N2 minus N1 से, सो N2 minus N1 will become independent of N2 minus N1, yani delta N becomes independent of the intensity of incident radiation. So when the intensity is very small as compared to saturation intensity, delta N, that is population inversion, is independent of the intensity of the incident radiation. If I is nearly equal to IS, then delta N, that is population inversion, is a function of omega, क्योंकि denominator से I1 गायब नहीं होगा. And if I is equal to IS, delta N is half its value at low frequency. So now 3 level laser system के बारे में हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया। हम लोगों ने देखा शुरुआत में जब इंटेंसिटी बहुत स्मॉल होगा तो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, लेकिन बाद में सैचुरेट कर जाएगा। अब हम एग्जांपल की अगर बात करें 3 लेवल लेजर सिस्टम का, तो रूबी लेजर है जिसमें क्रोमियम 3+ को हम होस्ट मटेरियल Al2O3 में डोप करते हैं, एंड दिस वाज द सेम मटेरियल एज यूज्ड बाय माइमन फॉर द फर्स्ट लेजर। प्योर 3 लेवल लेजर गेन मीडिया, यानी हमारा जो एम्प्लीफिकेशन मीडियम जो है, एम्प्लीफिकेशन मीडिया, प्योर 3 लेवल लेजर गेन मीडिया आर सेल्डम, बहुत रेयर है, जबकि हम प्योर को नहीं यूज करके क्वासी 3 लेवल मीडिया यूज करते हैं। क्वासी का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं क्वासी जुडिशियल, पूरी तरह से जुडिशियल नहीं है लेकिन पार्टली जुडिशियल भी है, पार्टली एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टली जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल मतलब पूरी तरह नहीं, वैसे क्वासी 3 लेवल है तो 3 लेवल लेजर, पूरी तरह 3 लेवल लेजर नहीं है। So pure 3 level laser gain media are rarely used, seldom used, while quasi 3 level media are very common. Particularly fiber lasers में बहुत ज्यादा यूज होता है quasi 3 level amplifying medium. What is that? A quasi 3 level laser medium is a kind of intermediate situation, दोनों ठीक है, where the lower laser level is so close to the ground, it is not ground state, rather lower laser level जो है that is close to the ground state, so that an appreciable population in that level occurs at thermal, यानी इतना close होता है ground level के हमारा lower laser level कि even at thermal equilibrium उसमें कुछ atoms जरूर रहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि
जैसे हमने कहा E2 से E1 पर जब लेजर ट्रांजिशन होता है तो कुछ एटम्स जो कि हमारे E1 पर हैं ऑलरेडी बिकॉज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, वो इस एनर्जी को यूज करके वापस हमारा E2 में चले जा सकते हैं। एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं दिस अनपंप्ड गेन मीडियम कॉजेस सम रीअब्जॉर्प्शन लॉस एट लेजर वेवलेंथ and the transition is reached only for some finite pump power, यानी हमको एक मिनिमम पंप पावर एक लेवल से ऊपर देना पड़ेगा जिससे कि हमको पंपिंग प्रॉपर हो पाए और लेजर ऑपरेशन मिले। Now, example of quasi 3 level मीडिया, कौन कौन से ऐसे हैं हमारे एम्पलीफाइंग मीडियम जो quasi 3 लेवल है? जैसे देख लीजिए इटरबियम डोप्ड गेन मीडिया YB, YAG और YB ग्लास जो कि ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है। सिमिलरली neodymium doped media operated on the ground state transition like ND-YAG, ये सारे हमारे जो हैं क्वासी 3 लेवल लेजर हैं। और इसको पिक्चर में अगर हम देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं। जैसे पहला पिक्चर है, ये प्योर एक 3 लेवल लेजर सिस्टम है। The laser transition ends on the ground state in the figure 1 you can see. Now in the figure 2 you can see 4 level laser system है। The laser transition में क्या होता है, हम 4 पर पंप करते हैं, वहां से रैपिड ट्रांजिशन से E3 पर आता है, उसके बाद E3 से E2 पर लेजर ऑसिलेशन होता है और E2 से फिर E1 पर वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, जहां से फिर से हम इसको पंप करते हैं 4 पर। ठीक, फिगर 3 जो है ये बताता है क्वासी 3 लेवल लेजर सिस्टम। अब आप देखिए E1 से पंप किया गया E3 पर, E3 से रैपिड ट्रांजिशन E2 पर हुआ, E2 से E1 पर लेजर एक्शन हुआ, लेकिन E2 से E1 पर, और E1 लेकिन ग्राउंड स्टेट नहीं है, इट इज स्लाइटली अबव द ग्राउंड स्टेट। यानी क्या होगा कि जब एटम्स का ट्रांजिशन होगा, स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन E2 से E1 पर, तो E1 पर कुछ पॉपुलेशन पहले से रहेगा बिकॉज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वापस E2 पर जा सकते हैं, यानी कुछ हमारा लेजर में लॉस होगा। तो दिस इज क्वासी 3 लेवल लेजर सिस्टम। सो we have initially shown that 2 level laser system is not possible. 3 level laser system हमने रेट इक्वेशन से शुरू किया और हमने ये दिखाया कि लोअर इंटेंसिटी के लिए, जब लोअर इंटेंसिटी होता है तो इंटेंसिटी राइजेस फास्टर एक्सपोनेंशियली, लेकिन थोड़ी देर बाद सैचुरेशन हो जाता है। और फिर अंत में हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि प्योर 3 लेवल लेजर सिस्टम यूज होता है, रादर क्वासी 3 लेवल लेजर सिस्टम यूज होता है, जिसमें कि हमारा जो लोअर लेजर लेवल होता है वो स्लाइटली अबव द ग्राउंड स्टेट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस लेक्चर एंड दिस इज द लिंक टू माय यूट्यूब चैनल। You can subscribe it so that any new lecture that is uploaded on the YouTube, you can immediately get a notification. So thank you very much once again.